विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान का विषय है विशिष्ट विद्यार्थियों के प्रकार। ये एमए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत स्पेशल एजुकेशन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विद्यार्थियों के विषय में बात करें, थोड़ी बैकग्राउंड बात कर ली जाए। ये हम जानते हैं कि विशिष्ट विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जो अगर बिना किसी अतिरिक्त विशेष प्रयास के, वो इस प्रयास चाहे अतिरिक्त शैक्षिक विधियों के रूप में हो, चाहे वो अतिरिक्त उपकरणों के रूप में हो, चाहे वो एक अतिरिक्त प्रकार के थोड़े से सपोर्टिव पाठ्यक्रम के रूप में हो, या कि कोई भ्रमणकारी अध्यापक की सहायता के रूप में हो, या कि संसाधन कक्ष में उपयुक्त जो कहना चाहिए कि उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग की सहायता के रूप में हो, या कि किसी रिसोर्स टीचर की थोड़ी बहुत भी, चाहे वो साप्ताहिक एक पीरियड का या कि उससे ज़्यादा, या कि मासिक एक आध पीरियड का, जो कुछ भी जैसी ज़रूरत हो, उनके सहयोग के बिना अगर सामान्य कक्षा में बिना किसी विशेष सहयोग के उनको पढ़ाया जाए तो उनकी जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं उनके चलते सामान्य कक्ष उनके लिए उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि विशिष्ट विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जिनको अगर बिना विशेष सहायता के, विशिष्ट शिक्षा के जो इंटरवेंशन का जो मेजर्स हैं उनके बिना अगर सामान्य कक्ष में पढ़ाया जाएगा तो उनके व्यक्तित्व का और उनकी आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी का उस तरह से विकास नहीं हो पाएगा जैसा कि होना चाहिए। इसीलिए इनको पहले पुराने समय में जो आज की अवधारणा है इंक्लूसिव एजुकेशन की, उससे पहले सेग्रीगेटेड एजुकेशन की अवधारणा थी, यानी इनको अलग थलग करके पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद के समय में ये महसूस किया गया कि इनके सामाजिक विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, समायोजन के लिए और वास्तव में इनको अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात इसी दुनिया में सबके साथ रहना है तो इनको सबके साथ बैठा के पढ़ाया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा सामने आई। हालांकि हमारे प्रश्न पत्र का नाम विशिष्ट शिक्षा ही है, इसलिए लगातार हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं और करेंगे। विद्यार्थियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों में से 3 शब्दों को मान्यता प्रदान की है। उन 3 शब्दों में से एक शब्द है बाध्यता, जिसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। बाध्यता क्या है? बाध्यता का तात्पर्य है किसी व्यक्ति या बालक या मनुष्य के शरीर में, उसके अंगों में कोई ऐसी परेशानी होना जिसके कारण वो बाधा महसूस करता है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है निर्योग्यता। निर्योग्यता बाध्यता से आगे की स्थिति है। बाधा के कारण जब कोई व्यक्ति किन्हीं शैक्षिक या सामाजिक या दैनिक या सहशैक्षिक कार्यों को करने में अपने को असमर्थ पाता है पूर्णता या आंशिक रूप से, तब उसको हम कहते हैं कि निर्योग्यता है ये। और विकलांगता, बाध्यता और निर्योग्यता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मनुष्य के अंदर वह फीलिंग है, व्यक्ति के अंदर वह अनुभूति है जो वो महसूस करता है बार बार कि ये निर्योग्यता और बाध्यता के कारण उसको जिस प्रकार का शैक्षिक और सामाजिक विकास वो कर सकता था, करना चाहिए था, वैसा कर नहीं पा रहा है, तब उसको हम विकलांग कहते हैं। तो एक आंगिक है, एक बाधा जो है उसे, जो निर्योग्यता है वो बाधा के रूप में है क्योंकि अंग सही से काम नहीं करते, और जो विकलांगता है वो फीलिंग है, वो परिणामी है, इन दोनों का परिणाम है जिससे कि कोई बालक उस तरीके से अपने विकास नहीं कर पाता जैसे कि सामान्यता उसको करना चाहिए। पीपल विथ डिसेबिलिटी एक्ट, निर्योग्यता युक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की अनुसूची में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट योग्यता वाले लोगों की एक सूची तैयार करी गई है। हम एक उस पर नजर डालते हैं। इस सूची में एक आते हैं ब्लाइंड। देखिए, जब भी दृष्टिबाधिता की बात आएगी तो उसमें ये चीज लगा ही रहती है कि विद ऑल करेक्टिव मेजर्स, जितना हम उसको डॉक्टरी मदद से, विभिन्न जो है ना तकनीकी मदद से, विभिन्न उपकरणों की मदद के बाद भी जो बच जाता है उसके संदर्भ में हम दृष्टिबाधिता को मापते हैं। तो दृष्टिबाधिता 2 प्रकार के विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटा जाता है। दृष्टिबाधित को, एक है ब्लाइंड। ब्लाइंड विद्यार्थी वो हैं जिनको या तो कुछ भी नहीं दिखता है,
एकदम से कुछ भी नहीं दिखता है, या जिनका जो स्नेलन चार्ट पे जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 10/200 फीट है, यानी सामान्य आंख से कोई व्यक्ति जिस चीज को 200 फीट की दूरी से देखता है, ये विद्यार्थी उसको 10 फीट कम से कम 10 फीट पास की दूरी से देख पाते हैं, उससे ज्यादा दूर करने पे ये नहीं देख पाते हैं। यानी कि इनकी जो दृष्टि तीक्ष्णता है 10/200 फीट है, और जो विजन ऑफ एंगल है, यानी कि जैसे हम देखते हैं तो यूं हमारा विस्तार होता जाता है, ये एंगल बनता है ना, ऐसे हम एकदम सीधा सीधा नहीं देखते, जिसको टनल विजन कहते हैं। ये एंगल जो ब्लाइंड है, जिनका 10 डिग्री से ज्यादा का एंगल नहीं बनता है, इनको हम ब्लाइंड कहते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार के, इसमें अल्पदृश्यता, लो विजन वाले विद्यार्थी वो है जो सभी प्रकार की तकनीकी और चिकित्सकीय और जो है ना उपकरणीय सहायता प्रदान करने के बाद भी जिनका दृष्टि तीक्ष्णता कितनी रह जाती है, जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता जो है ना 10 से 200 फीट से अधिक है, इनसे बेटर है। मीन्स जो ये 10 फीट करीब 10 फीट जाके देखते हैं, ये उतना पास जाके नहीं देखते हैं, लेकिन ये उससे कम दूरी से ही उसको देख लेते हैं। लेकिन जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण इनका जो है ना 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक का ये एंगल, इनका जो है ना विजन ऑफ एंगल है, जो एंगल ऑफ विजन है, वो 10 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक का होता है। इन विद्यार्थियों को, ऐसे बालकों को अल्पदृश्यता युक्त बालक कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं श्रवण बाधिता वाले। श्रवण बाधिता में एक तो डेफ है, जिनको हम बधिर कहते हैं। जिनकी बधिर किसे कहते हैं, टेक्निकली अगर देखा जाए, बधिर विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जिनकी श्रवण हानि कितनी हो गई, 70 डेसिबल तक श्रवण हानि। 70 डेसिबल का तात्पर्य एक हम जो है ना रफ आइडिया से देखें तो, अगर कोई 1 फीट की दूरी से किसी के पास पूरी आवाज से चिल्लाता है मनुष्य, तो वो जो है ना 70 डेसिबल के लगभग हो जाता है। तो जिनकी श्रवणहीनता इतनी ज्यादा है कि 70 डेसिबल तक तो वो सुनते ही नहीं है, उन्हें आवाज तो आती, लेकिन क्या कहा जा रहा है ये पता नहीं चलता है, उनको डेफ कहते हैं। और हियरिंग, हार्ड हियरिंग है, जो थोड़े उनसे बेटर हैं, जिनको कहते हैं ऊंचा सुनते हैं, वो 60 से 70 डेसिबल तक की उनकी श्रवण हानि होती है। यानी कि उसको वो 70 वाले को तो वो सुनते हैं, 60 तक को वो सुन लेते हैं। यानी कि थोड़ी जो तेज आवाज में बात करी जा रही है, जो आवाजें आ रही हैं तेज आवाज, उनको वो सुन लेते हैं। लेकिन नॉर्मल जो सामान्य वार्तालाप है, वो सामान्य वार्तालाप में वो भागीदार नहीं हो सकते, उसको नहीं समझ पाते। इसी तरीके से लोकोमोटिव जो है ना, जो चलन निर्योग्यता है, चलन निर्योग्यता का तात्पर्य है कि ऐसी जो है ना निर्योग्यता जिससे व्यक्ति चलने फिरने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने में जिससे परेशानी होती है। और ये परेशानी किस कारण से हो सकती है उसकी अस्थियों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी हो, तो चाहे अस्थियों में, चाहे जोड़ों में, अस्थियों के जोड़ों में, चाहे मांसपेशियों में, किन्हीं भी परेशानियों के चलते अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाता, चल फिर नहीं पाता है, तब उसको जो है ना लोकोमोटर डिसेबिलिटी या चलन निर्योग्यता के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति आते हैं। एक इसमें कई कैटेगरी है, जैसे जिनको कुष्ठ रोग तो दूर हो गया, लेकिन देखते कि उनकी उंगलियां जो है ना ऐसे ऐसे सिकुड़ गई हैं, हाथ ऐसे टेढ़े हो गए हैं, पैर टेढ़े हो गए हैं, चल नहीं पाते हैं, गर्दन ऐसे चिपक गई है, कुछ भी हो सकता है, उनको हम लोकोमोटिव के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरीके से सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी क्या है? देखिए, सेरेब्रल पैल्सी जन्म के बाद या जन्म के जस्ट पहले या जन्म के समय, और जन्म के समय, जन्म के बाद और जन्म से जस्ट पहले मस्तिष्क घात है। मस्तिष्क में जो है ना पड़ने वाला घात है, जिसके कारण मस्तिष्क के कुछ खास क्षेत्रों में, उन खास क्षेत्रों में जो हमारे चलने फिरने, मोशन की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, उनमें लॉस हो जाता है, उन क्षेत्रों का नुकसान हो जाता है, उसमें क्षति हो जाती है, हानि हो जाती है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं, वो चलने फिरने में असहाय हो जाते हैं, नहीं चल पाते, प्रॉपरली नहीं चल पाते। इसी तरीके से एक और प्रकार है मैस्कुलर डायस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में कहते हैं पेशी दश पोषण है, जिसको मैस्कुलर डायस्ट्रॉफी कहेंगे। ये आनुवंशिक बीमारी है और जीन की गड़बड़ी से, जो जीन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर, शरीर में
जो ऊतकों का निर्माण होता है वो निर्माण की तुलना में वो मरते बहुत तेजी से, लगातार उनकी जो है ना ऊतकों की जो है ना हानि होती जाती है। इसलिए क्या होता है, जब ऊतक मरते चले जाएंगे तो क्या होगा कि मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसी तरीके से जो है ना तेजाब हमला पीड़ित व्यक्ति है, जिन पे तेजाब से हमला किया गया है, उससे जो सरवाइव कर चुके वो व्यक्ति हैं, उनका अब शरीर की आकृति, चेहरा, दिखने जो बनावट है, हाँ वो सब भी उनके हो सकते हैं कि ऐसे बुरी तरीके से चूंकि डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि वो मूवमेंट ना कर पाए, बाहर निकलना ना चाहे, या कि इतनी हानि हुई है कि वो वास्तव में चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इतना ज़्यादा शॉक्ड है कि वो सब उनके बीच में मूवमेंट नहीं करते। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। एक और कैटेगरी का उसमें उल्लेख किया गया है डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मानी कि बौने रह जाते हैं लोग, शारीरिक या चिकित्सकीय कारणों से बौने रह जाते हैं। और इसका मानक क्या है, 4 फीट 10 इंच। 4 फीट 10 इंच का मतलब होता है 147 सेंटीमीटर। वो सभी व्यक्ति जो किसी शारीरिक या चिकित्सकीय प्रभाव कारण के परिणाम से 147 सेंटीमीटर या उससे कम ऊंचाई युक्त हैं, ऊंचाई वाले हैं, उन सबको बौने की सीमा के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप सोचिए जो बहुत बौने हैं तो उनको बाहर निकलने में वैसे चाहे कोई दिक्कत ना हो मूवमेंट में, लेकिन सामाजिक जो परेशानी है, जो समायोजन संबंधी समस्याएं हैं, उसके चलते उनका मूवमेंट ऐसा नॉर्मल नहीं हो पाता, इसलिए उनको भी विशिष्ट की सीमा के अंतर्गत रखा है। बौद्धिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत कई प्रकार की निर्योग्यताएं आती हैं। ये दैनिक जीवन एवं दैनिक जीवन की परिस्थितियों में व्यवहारगत समायोजन तथा बौद्धिक योग्यताओं में स्पष्ट न्यूनता का होना बौद्धिक निर्योग्यता के अंतर्गत आता है। विशेष अधिगम निर्योग्यताओं के अंतर्गत बहुत सी योग्यताएं आती हैं। इसमें विशेष अधिगम स्पेशल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं। इसमें कई प्रकार की डिसेबिलिटीज आती हैं, लेकिन उनमें एक समानता है, एक खास बात है कि वो कैसी, वो सजाती हैं, एक ही तरीके की हैं, होमोजीनियस टाइप की हैं, और वो प्रायः पढ़ने, बोलने, गणना करने आदि से संबंधित है। आपने जरूर उनके नाम सुने होंगे। वो जिनको उस लिस्ट में रखा गया है वो इस प्रकार से हैं। डायस्लेक्सिया, अपपठन। अपपठन का क्या मतलब है कि ये पढ़ने में, वर्तनी पढ़ने में गलतियां करते हैं विद्यार्थी, वो जल्दी से वर्तनी नहीं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में गड़बड़ी करते हैं, त्रुटियां करते हैं, और वर्तनी में भी उनकी त्रुटियां होती हैं। इसको कहते हैं डायस्लेक्सिया। फिर से डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, ग्राफ क्या होता है, बनाना पड़ता है, हाथ से कुछ हमको करना पड़ता है। डिस्ग्राफिया क्या है, ये लिखने से संबंधित जो है ना एक परेशानी है। इसमें व्यक्ति लिख के बातें व्यक्त नहीं कर पाता है और अक्षरों को सही से बना नहीं पाता है। कई बार विद्यार्थियों को देखे बड़ा गंदा लिखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, इनकम्प्लीट जो है ना अक्षरों को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में लिखते हैं, बार बार मिटाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये डायस्ग्राफिया के लक्षण हो सकते हैं। ये भी एक इसी तरीके की विकलांगता युक्त कैटेगरी है। डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या है, कैलकुलेशन में जब परेशानी हो, यानी कि अंक गणती, गणनाएं करने में जिन लोगों को परेशानी होती है, उनकी परेशानी को डिस्कैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। डायस्प्रैक्सिया है, एक दुष्क्रिया है। इसमें पेशी समंजन और संचालन में कठिनाई होती है। पेशियां का आपस में कोऑर्डिनेशन और उनके मूवमेंट में कठिनाई होती है। और ये कैसे लक्षित होता है कि व्यक्ति सही से खड़ा नहीं हो पाता, कई बार टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होता है, कई बार वो बैलेंस नहीं बना पाने की वजह से गिर जाता है, या कि खास तौर से नाच कूद जैसी गतिविधियों में वो बैलेंस नहीं बना पाता है। तो अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि संभावना रहती है कि ये लक्षण जो है ना डायस्प्रैक्सिया के हो सकते हैं। तीसरी एक और इसमें विशेष कैटेगरी है, वो है एफेसिया। एफेसिया क्या है, अश्वरता। अस्वरता का तात्पर्य क्या है, अस्वरता से हमारा तात्पर्य ये जो हम लोग का गर्दन है, गर्दन में ये यहाँ पे स्वर तंत्र होता है। किन्हीं कारणों से, जेनेटिक कॉजेज से, बायोलॉजिकल कॉजेज से, जेनेटिक कॉजेज से, जो भी कारण रहे हो, ये स्वर तंत्र का ना होना क्या है, अफेसिया कहलाता, अश्वरता कहलाता है। यानी कि हम बोल ही नहीं सकते। या हो सकता है मानसिक कोई विकार हो, मेंटल पर्टिकुलर एरिया ऑफ माइंड में कोई ऐसी जो है ना कमी आ गई हो, जिसके कारण से जो आवाजें हैं, आवाजों को नियंत्रित करके हम सार्थक शब्दों का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, या किसी के सार्थक शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। इसको क्या कहते हैं, अश्वरता कहते हैं।
इसी तरीके से एक और है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म कहा था, ऑटिज्म क्या है? देखिए, जन्म के पहले 3 सालों में ऑटिज्म होता है। ये जो डिसऑर्डर है जन्म के पहले ही 3 सालों में होता है। और हम ये जानते हैं जन्म के समय के बाद पहले शुरुआती साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्ति के भाषा विकास के लिए, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। कहते हैं ना कि मूल रूप में जितना विकास होना होता है वो विकास 5-6 साल की अवस्था तक हो चुका होता है। तो 3 साल में, ये शुरू के 3 सालों में ही होता है। इसमें होता क्या है? तंत्रिका विकार संबंधी समस्या का परिणाम है। इसमें क्या होता है? जो हमारा न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्री विकार से संबंधित है हमारा ऑटिज्म, और इसमें संवाद को और संबंधों की समझ को प्रभावित हो जाती है। व्यक्ति बात नहीं कर पाता है, चीजों को आपस में रिलेट नहीं कर पाता। खास तौर से इन चीजों पे असर पड़ता है। अपनी बात नहीं कह सकता है, जो आपने बात कही आगे पीछे की बातों को एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाता है। और इसलिए वो क्या करता है कि वो स्टीरियोटाइप व्यवहार करता है। आपने देखा होगा, कुछ और पूछो ऐसे करना शुरू कर दिया, कुछ और कर दिया, एक ही तरीके का व्यवहार लगातार करता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, वो संवाद स्थापित नहीं कर पाता है। तो ये जो है ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। उस सूची में और नाम है वाचन अथवा भाषागत जो निरयोगिताएं हैं। उन निरयोगिताओं में है लैरेंगेक्टोमी। लैरेंगेक्टोमी क्या होता है? देखिए, इसको अगर हिंदी ट्रांसलेट किया जाए तो इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ध्वनि यंत्र लोपता। शरीर में ध्वनि यंत्र का नहीं होना लैरेंगेक्टोमी कहलाता है। ये जो है ना एफेसिया से मिलता जुलता है। लेकिन एफेसिया क्या है? एफेसिया और इसमें अंतर ये है, जो अस्वरता है वो सडन होती है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई कि एकदम से अब डम्ब हो गए, बोल ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि परमानेंट वो नहीं है, लेकिन एफेसिया जो है ना वो ऑल ऑफ सडन है। जबकि लैरेंगेक्टोमी जो ध्वनि लोपता है ये परमानेंट है, वो ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाता है, हो गई उसकी हानि शरीर में। इसी तरीके से क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उनके अंतर्गत भी बहुत प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक विशेष इससे पीड़ित कुछ जो है ना एक कैटेगरी है। ये क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है। इसका संबंध किससे? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी गड़बड़ियां आ जाती हैं कि नसों, हमारी जो नसें हैं, नसों के ऊपर जो सुरक्षा कवच होता है वो उसको खत्म कर देती है, उसको समाप्त कर देती है। कौन? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। इसलिए मांसपेशियां बहुत सही से काम नहीं करती। तो होता क्या है कि जो मस्तिष्क से जो संकेत भेजे जाते हैं मांसपेशियों के पास, वो संकेत पहुंचते नहीं है, इसलिए मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए आप देखिए, कोई हमको यहाँ पे अगर जरा सा कुछ गर्म लगे या सुई चुभाए तो हमको कैसे पता चलता? पहले मस्तिष्क में वो जाता है और वहां से निर्देश मिलता है। हम हाल ऐसे हाथ करते हैं तो वो निर्देश जो मिलना है, ये जो मस्तिष्क जो संदेश देता है मांसपेशियों को, वो संदेश मिलना बंद हो जाता है। इसलिए व्यक्ति संतुलन नहीं कर पाता है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसको बहुस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसी तरीके से बहुस्क्लेरोसिस के ही तरीके से और दूसरी चीजें हैं, जिसमें पार्किंसन रोग है। पार्किंसन क्या है? पार्किंसन में एक ऐसी परेशानी है जो हमारी हाथ अंगों को, मांसपेशियों पे हमारा नियंत्रण कम हो जाता है और हमारे अंग जो है ना, पता चला हाथ कांपने लग गए या मांसपेशियों में अकड़न आ गई या हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते या हम जल्दी से काम नहीं कर पाते, स्लोनेस आ जाती है। तो पार्किंसन भी एक कैटेगरी है। इसी तरीके से हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जो केवल पुरुषों में ही होती है। ट्रांसफर तो महिलाओं से होती है, क्योंकि सभी लोग तो भाई माता के गर्भ से आते हैं, तो ट्रांसफर तो माताओं से होती केवल पुरुषों में। और इसमें प्रॉब्लम क्या है हीमोफीलिया में कि जो थ्रोम्बोसिस की प्रोसेस है, यानी कि जब रक्त प्रवाह होता है, शरीर से खून बहता है, तो एक ऐसा जो है ना एक सिस्टम है जो बहते हुए खून के ऊपर एक जाल टाइप का बनाता है और फिर वो सघन होता चला जाता है, थक्के जमा देता है। हीमोफीलिया में ब्लड के थक्के नहीं जमते हैं, थ्रोम्बोसिस की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए जरा सा भी कोई बात होने पे लगातार जो है ना खून बहता रहता है। समझ सकते हैं कि तो आगे क्या स्थिति है, वो मुश्किल की स्थिति है। इसी तरीके से थैलेसीमिया है, ये आनुवंशिक है, ये भी आनुवंशिक जो है ना, और ये इसमें जो है ना हीमोग्लोबिन या तो होता ही नहीं है या हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। देखिए, जो थ्रोम्बोसिस है
उसमें हीमोग्लोबिन की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन जो है ना वो शरीर में, ब्लड में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन से ही शरीर चलता है, उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। जब हीमोग्लोबिन लो होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी तो होगी। मस्तिष्क को ऑक्सीजन चाहिए, शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं बचा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कंबस्टन नहीं होगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से सिकल कोष का रोग है, ये लाल रक्त कणिकाएं, इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं मरती चली जाती है। हम जानते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जब वही मर जाएंगी तो रोगों से हमको कौन बचाएगा। ये भी एक प्रकार की विकलांगता की कैटेगरी है। और साथ ही साथ इसमें कैटेगरी है बहुदिव्यांगता की, जिसमें एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता होती है। जो विकलांगता है वो एक ही प्रकार की नहीं है, कई प्रकार की विकलांगता है, कि वही जो है ना अस्थि विकलांग भी है और साथ ही साथ उसको पार्किंसन की बीमारी भी है, उससे भी पीड़ित है। वो अस्थि विकलांग भी है और क्या है, साथ ही साथ क्या है कि हार्ड हियरिंग भी है, उसको कम सुनाई भी देता। तो एक से अधिक जब विकलांगताएं मिक्स हो जाती हैं किसी एक ही व्यक्ति में, तब उसको बहुविकलांगता कहते हैं। ये तो हमारे जो पीपल विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत ये उसकी अनुसूची में दी हुई लिस्ट है। फिर हम देखते हैं कि कौन विद्यार्थी है, कौन को किस किस प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनको हम विशिष्ट विद्यार्थी के रूप में जानते हैं, और ये किस संदर्भ में, शैक्षिक और अनुस्थापन, एजुकेशनल और प्लेसमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से जो विशिष्ट विद्यार्थी हैं, स्पेशल नीड लर्नर हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी है, हम संक्षेप में बात करेंगे। विशिष्ट विद्यार्थियों में आते हैं शिक्षण योग्य मंदमना, मेंटल जो एबिलिटीज के आधार पे, साउंडनेस ऑफ माइंड के आधार पे मंदमना विद्यार्थी उनको दो भागों में बल्कि तीन भागों में बांटा जाता है। एक शिक्षण योग्य, जो बेटर है वो शिक्षण योग्य है, उनसे कम वाले प्रशिक्षण योग्य, और भी जो उनसे खराब स्थिति में वो ना शिक्षण के योग्य है ना प्रशिक्षण के योग्य है, वो तो शेल्टर हाउसेस में रहेंगे। तो कौन है शिक्षण योग्य? जिनकी बुद्धि लब्धि 60 से 85 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, इसको पहले लोग कहते थे 50 से 75 के बीच। अब कहा जाने लगा है कि जिनकी बुद्धि लब्धि गुणांक 60 से 85 के बीच है, और बाधित व्यवहार, जिनका व्यवहार कैसा है, नॉर्मली वो जो है ना उनका अरेस्टेड डेवलपमेंट है, अरेस्टेड एडजस्टमेंट है, व्यवहार हमेशा बाधित रहता है, खुल के वैसा व्यवहार नहीं जैसा सामान्य का होता है, थोड़ा सा कम डेवलप्ड है। न्यूनतम अकादमिक कौशल इनमें पाया जाता है। उत्तर किशोरावस्था तक इनकी क्या स्थिति होती है कि जो जरूरी न्यूनतम जो आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं और कौशल हैं उनका विकास हो जाता है उत्तर किशोरावस्था तक, यानी कि लेट टीनेज तक, 19, 20, 18, 19 साल की उम्र होने तक सामान्य जो योग्यताएं हैं उनका विकास हो जाता है, तथा सामाजिक और व्यावसायिक रूप से स्वतंत्र। फिर उसके बाद प्रशिक्षण योग मंदमना आते हैं। प्रशिक्षण योग मंदमना कौन है? जिनकी बुद्धि लब्धि गुणांक 40 से 60 के बीच में है। वो कितने थे? 60 से 85 थे। ये 60 से 40 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि गुणांक है उनको हम कहते हैं प्रशिक्षण के योग। ये प्रौढ़ावस्था तक पहुंचते पहुंचते कक्षा 4 से 6 वर्ष तक की जो योग्यता सामान्य बालकों में होती है वो योग्यताएं हासिल कर लेते। कितनी? 4 से 6 साल के बालक की जो योग्यता होती है सामान्यता, वो योग्यताएं ये प्रौढ़ावस्था तक हासिल कर लेते हैं। खुद की देखभाल करना, सामाजिक तथा मौखिक संवाद की योग्यता भी इनमें विकसित हो जाती है और आंशिक रूप से ये आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और शेल्टर्ड वर्कशॉप में इनको ट्रेनिंग अगर दी जाए तो जीविका अर्जन भी करना सीख जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है गहन मानसिक मंदता वाली। ये बिलो 40 है, इनकी IQ 40 से कम है। इनको हम जड़ बुद्धि भी कह सकते हैं। इनको ना पढ़ाया जा सकता ना लिखाया जा सकता है, इनको संरक्षण गृहों में रखना पड़ता है। उसके बाद आती है दृष्टि विकलांग, विजुअली हैंडीकैप्ड, अलग कैटेगरी है। शैक्षिक दृष्टि से जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड। कौन है विजुअली हैंडीकैप्ड? जिनकी जो है ना वैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो 20 बाई 200 फीट वैधानिक रूप से दृष्टि विकलांगता के लिए तीक्ष्णता है। दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होनी चाहिए? 20 बाई 200 फीट।
जिसको सामान्य आंख 200 फीट की दूरी से देखती है, उसको अगर कोई व्यक्ति 200 फीट की दूरी से देख पाता है, उससे ज्यादा दूरी से नहीं देख पाता है, तो लीगली हम उसको कहते हैं कि ये दृष्टि तीक्ष्णता इसकी विकलांगता की कैटेगरी में आता है। लेकिन वहां से शुरू होके 20 बाई 70 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जो सामान्य व्यक्ति 70 फीट की दूरी से देख रहा है उसको ये 20 फीट से की दूरी से देख पाता है। दूसरी ये स्थिति है, और दृष्टि का जो कोण है 10 से 20 डिग्री जो है ना एंगल ऑफ विजन होता है इन विद्यार्थियों का। इनको बहुइंद्रिय उपागम मल्टी सेंसोरी टच करके, सूंघ के, स्पर्श के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाया जाता है, और इनके लिए प्लस पाठ्यचर्या प्लस कैरिकुलम और ब्रेल विधि का उपयोग, ब्रेल भाषा का उपयोग करना पड़ता है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर विद्यार्थी भी विशिष्ट विद्यार्थियों की सीमा की कैटेगरी में आते हैं। एजुकेशनली और शैक्षिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, ये कौन है जिनका जीवन, वो विद्यार्थी, वो बालक जिनका जीवन परिस्थितियों के प्रति जो उनका रिस्पॉन्स है, जो उत्तर है, वो बड़ा हतोत्साहित करने वाला होता है। जीवन की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं सबको फेस करनी पड़ती हैं, उनके प्रति उनका जो प्रत्युत्तर है, जो जवाब है, वो बहुत ही हतोत्साहित करने वाला होता है। किसको? खुद को, माता पिता को, समुदाय को, सब उससे हतोत्साहित होते हैं। जबकि सामान्यता क्या होता है, जो परिस्थितियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो सामने चैलेंजेस आते हैं, सामान्यता तो उनको आदमी स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन वो बहुत हतोत्साहित रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा कि सब लोग की जो है ना बेचारे डिमोरलाइज हो जाते हैं। साथ ही साथ सहपाठियों और परिवार सबके लिए ऐसे होते हैं, और सामान्य परिस्थितियों में भी ये असामान्य व्यवहार और असामान्य मनोभाव रखते हैं। संवेगात्मक रूप से जो अस्थिर बालक हैं सामान्य परिस्थितियों में भी अजब तरीके का व्यवहार करते हैं और असामान्य मनोभाव रखते हैं, अजीब तरीके का टेम्परामेंट कि तुरंत जो है ना कुछ पॉजिटिव नहीं, ज्यादातर नेगेटिव डिस्टर्ब। फिर आते हैं श्रवण विकलांगता वाले। श्रवण विकलांगता को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। देखिए, जो माइल्ड, बहुत हल्के हैं, वो 20 से 30 डेसिबल, यानी कि जो हम लोग थोड़ी जो है ना साउंड, जैसे हम बोल रहे हैं, ये आवाज से थोड़ी और अगर बढ़ा दी जाए तो 20 से 30 डेसिबल हो जाएगी। तो हल्की फुल्की अगर विकलांगता है तो जो थोड़ी धीमी आवाज में बात करी जा रही है उसको सुनने में दिक्कत होती है। फिर आते हैं सीमांत मार्जिनल, 30 से 40 डेसिबल तक जिनकी जो आवाज सुन पाते हैं, उससे नीचे नहीं, वो सीमांत में आते हैं। मध्यम में 40 से 50 डेसिबल, उससे हल्की आवाजें नहीं सुन सकते, उनको हम मध्यम, मॉडरेट जो है ना हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं। सीवियर कौन है? 60 से 75 डेसिबल, और जो गहन है वो 75 डेसिबल से ऊपर है। 75 डेसिबल, 70 डेसिबल में हम लोग ने कहा कि अगर हम 1 फीट की दूरी से चिल्ला के, बहुत तेज, जितनी चिल्ला सकते उतनी तेज आवाज करके बोले तो लगभग 70 डेसिबल होगी, यानी उससे भी ज्यादा की आवाज, जिनको 1 फीट की दूरी पे होने वाली आवाज हो सकता है सुनाई देती हो, लेकिन क्या है उसका मतलब ये न समझ पाते हो। बोला तो गया, लेकिन क्या बोला गया ये समझ ना पाते हो, उसको डिकोड न कर पाते हो, तो उनको हम कहते हैं गहन, प्रोफाउंड। तो कई कैटेगरी हैं, माइल्ड है, मार्जिनल है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, कई तरीके के विद्यार्थी हैं। इसी तरीके से अधिगम निर्योग विद्यार्थी भी। अधिगम निर्योग विद्यार्थी में मूलतः दृष्टि बाधा, श्रवण बाधा, चलन, विजुअल, ऑरल, ऑडियो, लोकोमोटिव, मानसिक मंदता और संवेगात्मक स्थिरता आदि के कारणों के प्रभाव स्वरूप ये जो है ना हो सकती है अधिगम निर्योग्यता। इसमें कई तरीके के विद्यार्थी आते हैं, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसमें डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसलिए संक्षेप में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बड़ा वीडियो लोड होने में दिक्कत होती है। डिस्लेक्सिया वाले, डिस्ग्राफिया वाले, डिस्कैलकुलिया, डिस्पर्सिया, अफेसिया और ऑटिज्म, ये सब विद्यार्थी विशेष जो है ना अधिगम निर्योग्यता वाले विद्यार्थियों की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही साथ में अस्थि विकलांगता, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद्यार्थी भी इसमें शामिल हैं। ये इनकी पठन पाठन की गतिविधि को नकारात्मक रूप से, और जो मूवमेंट नहीं कर पाते, ऑर्थोपेडिकली जो है ना, जो अस्थि विकलांगता है, चूंकि मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए इनकी पठन पाठन की गतिविधियों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी इसमें शामिल है। मूक एवं भाषा विकलांगता युक्त
जो बोल ही नहीं पाते, जिनका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो भी विशिष्ट विद्यार्थियों के अंतर्गत आते हैं। धीमी गति से सीखने वाले स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं, बहुत धीमी गति से सीखते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि सामान्यता 85 से 95 के बीच में है। ऐसा नहीं है कि मेंटली या आईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धि लब्धि की दृष्टि से बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन और दूसरे कारणों के चलते ये धीरे धीरे सीखते हैं, तेजी से नहीं सीख पाते हैं। इसी तरीके से प्रतिभाशाली बालक भी एक कैटेगरी है विशिष्ट विद्यार्थियों की। ये कौन है? जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या उससे अधिक होती है, एक बात। दूसरी, इनमें इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, श्रेष्ठ संज्ञानात्मक योग्यताओं से युक्त होते हैं। सोच और उत्पादक कार्यों में सृजनशीलता पाई जाती है। इनकी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव है, ये जो काम करते हैं वो क्रिएटिव वे में कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थी भी विशिष्ट विद्यार्थियों की जो है ना कैटेगरी में आते हैं। और एक और कैटेगरी है सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी। कौन है सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी? सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के अंतर्गत वो विद्यार्थी आते हैं जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदायों से आते हैं, या कहें जनसंख्या के वो लोग जनसंख्या के उस भाग के लोग के विद्यार्थी जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, वंचित हैं, वो इनको भी विशिष्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रवंचना है, जो डेप्राइवेशन है, जो सामाजिक आर्थिक की जो कहना चाहिए आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से अलग थलग है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए वो बहुत सी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधन संसाधन नहीं है, ना लोगों के साथ मिलना जुलना, ना इतने मिक्सअप हो पाए हैं, सामाजिक रूप से जो है ना वंचित हैं। इसलिए जो प्रवंचना के कारणों से वो सामान्य कक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी स्पेशल नीड लर्नर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विद्यार्थियों की, विशिष्ट बालकों की बात राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कहता है। लेकिन शैक्षिक और प्रतिस्थापन यानी कि उनको नौकरी दिलाने के लिए, व्यवसाय में जो है ना नियोजित करने के लिए, प्लेसमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनको हम विशिष्ट विद्यार्थियों की सीमा में की कैटेगरी में रखते हैं। ये आप लोग लेक्चर सुनिएगा और कोशिश करिएगा किसी और पुस्तक से, चाहे वो ई कंटेंट के रूप में ही क्यों ना हो, इसको और क्लियर किया जाए। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।